Good morning students, this is Rajesh Shariyar and welcome to my YouTube channel that is the Rankers Academy। आज से हम लोग क्लास ट्वेल्थ का लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें पहला चैप्टर जो है वो हम लोगों का क्लास ट्वेल्थ पार्ट 1 का चैप्टर 6 जो कि आखिरी चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करेंगे। इस चैप्टर के जैसे ही कंप्लीशन होगा, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वैसा ही हम लोग पार्ट 2 का चैप्टर्स जो है वो करना शुरू कर देंगे। तो आज का चैप्टर है हम लोग का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है वो कितने मार्क्स का है। तो वो 10 मार्क्स का है ये चैप्टर। एक्चुअली ये चैप्टर अगर प्रिसाइजली देखा जाए तो ये 10 मार्क्स के आते हैं। कैसे आएंगे 10 मार्क्स के? देखिए, या तो आप में 2 मार्कर क्वेश्चन 2 आएगा तो 2 दूनी 4, और एक 6 मार्कर मतलब एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क और वाले तो 2 टू जा 4 मार्क्स, और एक 6 मार्कर आएंगे। या 6 मार्कर तो आएंगे ही आएंगे, वो फिक्स है, या एक 4 मार्कर दैट इज़ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो या तो आपको 4 मार्कर वाला एक आएगा और 6 मार्कर वाला एक आएगा, या तो 2 नंबर वाला 2 क्वेश्चन आएगा और एक 6 मार्कर वाला आएगा। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अब ये भी बता देता हूँ कि ये जो 6 मार्कर वाला रहता है ये जनरली मैक्सिमा और मिनिमा का रहता है क्वेश्चन, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, जो कि 6 मार्क्स में आता है और प्रूफ करने वाला होता है। ये जो 2 मार्कर इंटू 2 होता है उसमें से एक रेट चेंज आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, जो कि अभी आज पढ़ने वाले हैं। एक हो सकता है कि आपका टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन दे दे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है? मात्रा, किसी भी चीज़ का कोई भी क्वांटिटी। अपन इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में कौन सा क्वांटिटी देखेंगे? अपन इस एक्सरसाइज में मेंसुरेशन का सारा क्वांटिटी देखेंगे। मेंसुरेशन क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे मेंसुरेशन को, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हो, कमेंट करके बताना तो जैकबोर्ड वालों को मेंसुरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना। जिसमें एरिया वॉल्यूम ये सब होता है ना, तो उसका हिंदी क्या होता है? जैसे अलजेब्रा का हिंदी ज्योमिति होता है। अलजेब्रा का हिंदी बीज गणित होता है। बीज गणित, हाँ, ज्योमेट्री का ज्योमिति होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति होता है। ठीक उसी प्रकार आपका मेंसुरेशन का क्या होता है बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। किसी भी चीज़ का जब रेट आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर टाइम। क्या बोलते हैं? पर टाइम। जैसे आप लोग रेट बहुत जगह सुने होंगे फिजिक्स में। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो बार बार सुना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसको हम लोग dp/dt बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ का अगर रेट ऑफ चेंज हो जाए ना तो उसको डिफ्रेंसिएशन करना रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पहली बात तो याद कर लो कि जब भी किसी भी चीज़ का अगर रेट आपको दे दे तो उसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के हिसाब से उसका दर निकालना है। क्वांटिटीज़ यहाँ पर क्या रहेगा? मेंसुरेशन का सारा क्वांटिटीज़ रहेगा। मेंसुरेशन का क्वांटिटीज़ मतलब या तो मान लो हमारे पास सर्कल दे देगा, या तो तुम्हारा क्यूब दे देगा, ठीक है, या तो तुमको स्फेयर दे देगा, या तो कोन दे देगा, या तो ट्रायंगल दे देगा, या तो रेक्टेंगल दे देगा, उसका वॉल्यूम बोल देगा, या सरफेस एरिया, या एरिया, है ना। यही सब चीज़ का हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को याद रखना, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ दे दिया है तो उसका मतलब होता है उसका डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो dx/dt हो जाएगा। अगर बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम हो गया किसका? वाई का। ठीक है, अगर बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया d/dt किसका? जेड का। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा भी है। सबसे पहला हम लोगों ने जब एक्सरसाइज 5 कर रहे थे, चैप्टर 5 जब कर रहे थे, तो एक पैरामेट्रिक फॉर्म था, है ना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या देता था कि अगर x विथ रिस्पेक्ट टू कुछ t दिया हुआ जैसे a cos t, और y इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ जैसे a sin t, ठीक है, तो अपन को dy/dx निकालना रहता था। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते थे तो dx/dt निकलता था, इसको डिफ्रेंशिएट करते थे तो dy/dt निकलता था। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते थे तो dt कट जाता था, dy/dx आ जाता था। तो ये चीज़ भी हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज,
कोई भी चीज़ जब चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसका स्पीड निकालने का काम आता है। पहला इसका एप्लीकेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का, कि कोई भी चीज़ का अगर स्पीड चेंज होने का अपन, किसी भी चीज़ का क्वांटिटी का स्पीड चेंज होने का अपन रेट निकाल सकते हैं ना, कि किस स्पीड से चेंज हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स बाई डी टी कहते ही है, ये आपको याद रखना है। यूजेस क्या होता है, जब भी एरिया आपको मतलब निकालना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एरिया को हम लोग ए से, सब चीज़ कैपिटल से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मतलब इसमें डी ए बाई डी टी निकालेंगे। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल रहा है तो डी वी बाई डी टी निकालेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया बोल रहा है तो अपन डी एस बटा डी टी निकालेंगे, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या पढ़ेंगे एप्लीकेशन इसी एक्सरसाइज में, कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या बोलता है, देखो एक कंसेप्ट होता है टोटल कॉस्ट का टीसी, और एक होता है मार्जिनल कॉस्ट का एमसी। टीसी टोटल कॉस्ट का मतलब कुल लागत, अगर तुमको कुल लागत दिया हुआ है और अगर तुमको एक का लागत लेना है, ठीक है। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कुल लागत, हिंदी मीडियम वालों को तो पता भी होगा, 10th 9th में पढ़े होंगे कुल लागत। और एमसी का मतलब मार्जिनल कॉस्ट, एक का लागत है ना, कॉस्ट ऑफ वन क्वांटिटी, एक का लागत, ठीक है। तो अगर तुम्हारा कभी भी क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और तुमको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो बड़ा आसान होता है। टोटल कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिससे भी करना है, जैसे भी क्वेश्चन दिया हो। मतलब अगर इसको तुम डिफ्रेंशिएट कर दोगे, सॉरी इसको नहीं, अगर तुम टोटल कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ बता देते हैं, जब भी तुमको टोटल रेवेन्यू भी वही चीज़ होता है। रेवेन्यू का मतलब सारा चीज़ बेचने के द्वारा कितना पैसा आया, कितना रेवेन्यू आया, मुद्रा आया, कितना पैसा आया। तो टोटल रेवेन्यू को अगर तुम डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। इससे क्या पता चलता है, किसी भी चीज़ का टोटल को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मार्जिनल आ जाता है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है, जैसे मान लो ये इतना लंबा लकड़ी है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटे छोटे भाग में तोड़ देना। तो मान लो इस इतने छोटे छोटे भागों में मैंने लकड़ी को काट दिया, बहुत सारे छोटे छोटे भागों में, इनफाइनाइट, तो इसी को अपन डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं, जोड़ना, छोटा छोटा छोटे छोटे पार्ट को जोड़ जोड़ करके एक बड़ा सा चीज़ बनाना, ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है बड़ा चीज़ को तोड़ के छोटा करना। तो जाहिर सी बात है, मार्जिनल कॉस्ट है या टोटल कॉस्ट बड़ा चीज़ है तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू को भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन का यूज़ करना है और किस तरीके से करना है। किसी भी इस एक्सरसाइज में अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी जो है वो आपका कभी भी निकालना हो, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर थोड़ा हम लोग स्लो चलेंगे, है ना। पहला 2-3 लेक्चर थोड़ा हल्का स्लो चलेंगे ताकि आप चैप्टर से रूबरू हो जाए, क्या है क्या नहीं है। कैसा लेक्चर कैसा जाएगा, हमेशा कोई भी एक्सरसाइज हो, जो भी एक्सरसाइज शुरू हो रहा उसका पहला थ्योरी जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या, उस एक्सरसाइज में है क्या, उस एक्सरसाइज में अपन निकालने क्या वाले हैं, उसका थ्योरी क्या, उसके फॉर्मूलाज क्या इंपॉर्टेंट, उसका कंसेप्ट क्या है, इलस्ट्रेशन। उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका डीपीपी दिया हुआ रहेगा जो कि आपको सॉल्व करना है। तो टाइप 1 क्वेश्चन, तो इसमें जो सबसे पहला टाइप 1 क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, वो बोल देगा कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। देखो सबसे पहले तुमको देखना है क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा। हमेशा 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 तुमको अगर सर्कल है तो रेडियस दे देगा, अगर क्यूब है तो तुमको एज लेंथ दे देगा, अगर रेक्टेंगल है तो तुमको लेंथ और ब्रेथ दे देगा, ठीक है। क्योंकि तुमको रेट तभी निकाल सकते हो जब किसी वैल्यू पर तुमसे पूछा जाए। जैसे अगर एज लेंथ का वैल्यू 6 है तो एक्स का वैल्यू 6 लोगे, अगर सर्कल का रेडियस आर कुछ ना कुछ तुमको हमेशा दिया हुआ रहेगा। तो हमेशा याद रखना कि तुमको इसमें वॉल्यूम, जो भी क्वांटिटी है, जो भी तुम्हारा मेंसुरेशन का क्वांटिटी है, जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया, ये सब का रेट ऑफ चेंज ऑफ पूछेगा, ठीक है सर। और हमेशा जिस भी चीज़ का पूछेगा उसका वैल्यू दे दिया रहेगा। जैसे स्फेयर है तो रेडियस दे दिया रहेगा, ओके सर। सर्कल है तो रेडियस दे कर रखेगा। अगर क्यूब है
तो एज लेंथ दे करके रखेगा, है ना, ठीक है सर। तो हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ना कि एरिया को ए से डिनोट करते हैं, हाँ सर। हमको इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना विथ रिस्पेक्ट टू आर। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता तो डी बाई डी टी करते, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू आर बोल रहा है, इसलिए ये डी ए बटा डी आर हो जाएगा। लिखने का तरीका देखो, किसका चेंज निकालना है सर, एरिया का। किसके रिस्पेक्ट में सर, रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो डी बटा डी आर। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में रहता तो डी बटा डी टी। तो इसको पूरा तरीके से क्या पढ़ेंगे, डी ए बटा डी आर पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालना है इफ आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब किस स्पीड से सर्कल का एरिया चेंज होगा, किस स्पीड से सर्कल का वृत्त का एरिया क्षेत्रफल चेंज होगा अगर रेडियस 5 है। तो देखो कैसे करते हैं, हमेशा वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को भी मान लेना, सरफेस एरिया तो एस मान लेना। तो लेट द एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल है, कैपिटल से हमेशा डिनोट कर लेना, लेट कर लेना, फिर फॉर्मूला लिख देना। फॉर्मूला आना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल बचपन में पढ़ा, पाई आर स्क्वायर। अपन को निकालना है क्या, अपन को निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर, मतलब डी ए बटा डी आर निकालना है, ठीक है। तो एरिया अगर पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है और डी ए बटा डी आर दिया हुआ है, मतलब ए का डिफ्रेंसिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो देखो जिस चीज़ के भी रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, मतलब उसका वैल्यू हमेशा चेंज करते रहते हैं। जैसे हम लोग पूरे एक्सरसाइज 5 में कभी हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, जैसे y दे देता था तो अपन डिफ्रेंशिएशन निकालते थे डी वाई बाई डी एक्स। एक्सरसाइज 5.2 में क्या दे देता था, y दे देता था t के रिस्पेक्ट पे, तो अपन t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे डी वाई बाई डी टी। अगर y दे दिया थीटा के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी थीटा कर देते थे। यहाँ पर एरिया r के रिस्पेक्ट में दिया हुआ तो डी ए बटा डी आर निकालेंगे, ठीक है। सब कुछ सेम तरीके से काम करेगा, जो भी चीज़ चेंज हो रहा है जिसके भी रिस्पेक्ट में है वो x की तरह ही काम करेगा। जैसे हम लोग को पता है ना कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। सर कैसे होता है, पावर आगे आ जाता है 2 मल्टीप्लाई में, x वैसे ही रहेगा, पावर एक कम हो जाता है तो 2 में 1 चला गया तो 1, और 2x का पावर 1 को 2x ही हम लोग बोलते हैं, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ भी काम करेगा। जो कांस्टेंट है पाई या 4/3 पाई अगर आ गया वॉल्यूम वाला 4/3 पाई आर क्यूब, तो जो भी कांस्टेंट नंबर है 4/3 और पाई वो हमेशा बाहर आ जाता है। तो इसमें कांस्टेंट नंबर है पाई, तो डी बटा डी आर किसका हो गया, आर स्क्वायर का हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग इसी को एक्स स्क्वायर की तरह ही तो काम करेंगे ना, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पाई तो बाहर ही है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, तो 2r को पाई से गुना करेंगे तो 2 पाई आर। और हमेशा जो वैल्यू दिया हुआ रहता है रेडियस का या एज लेंथ का वो लास्ट पे पुट कर देते हैं। तो डी ए बटा डी आर एट आर बराबर 5, ये लिखने का तरीका होता है। तुमको क्या निकालना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन आर बराबर 5। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, आर इज इक्वल टू 5। कितना आया है, 2 पाई आर आया है, तो 2 पाई और r का वैल्यू 5 पुट कर दो तो आंसर कितना हो गया, 10 पाई, ठीक है। अब बात आता है कि सर एसआई यूनिट क्या होगा। एसआई यूनिट में बहुत बच्चों को दिक्कत आता है। देखो जब भी आप लोग निकाल दो फाइनल आंसर, लास्ट में बचता है कि सर एसआई यूनिट क्या होगा, उस पर हाफ मार्क्स हमेशा कटता ही कटता है। कैसे लिखते हैं, किसका चेंज निकाल रहे हैं सर, एरिया का, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एरिया का चेंज निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एरिया। एरिया हमेशा स्क्वायर वाला यूनिट्स में रहता है, मतलब अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर मिलीमीटर में दिया हुआ तो मिलीमीटर का स्क्वायर, किलोमीटर में दिया हो तो किलोमीटर का स्क्वायर। तो इसमें सेंटीमीटर में दिया हो इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, अगर अपन रेडियस के रिस्पेक्ट पे निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस, तो रेडियस हमेशा सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अगर ये रहता डी बटा डी टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो एरिया तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा अगर सेंटीमीटर में दिया हो, विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, डी टी मतलब टाइम, टी मतलब टाइम, तो पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर, जैसा तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा सेकंड में लिख रखा है या मिनट में या तो टाइम में। तो ये ऐसा यूनिट निकालने का तरीका है। तो आई होप टाइप 1 आप लोगों को क्लियर हो गया कि कभी भी आपको सर्कल का एरिया का चेंज करने बोल देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालो जब रेडियस आपको दिया हुआ है, ठीक है।
तो यही कंसेप्ट से आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 17 बना लीजिएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, सबका टाइप वाइज बता दे रहा हूँ, सबका इलस्ट्रेशन बता देता हूँ, किस तरीके से बनता है वो बता दे रहा हूँ, थियोरी बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का जो टाइप है वो मैं बता दूंगा, है ना। आपको उसके सारे क्वेश्चंस जो है वो बनाने हैं होमवर्क के रूप में। तो जैसे ये आपने इलस्ट्रेशन सीख लिया तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 17 बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ उसी तरीके से होगा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल व्हेन रेडियस इज इक्वल टू, एक में दे रखा होगा 5 सेंटीमीटर, एक में दे रखा होगा 10 सेंटीमीटर, एक में दे रखा होगा 15 सेंटीमीटर। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया ये सब भी जब भी मानते हो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लेट करना, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 या टाइप 2 कह सकते हैं। इसमें क्या है, देखो टाइप 2 में क्या है, या इलस्ट्रेशन 2 या एग्जाम्पल 2 में क्या है, इसमें तुमको ना पहले ही दे देगा कि वॉल्यूम जो है या एरिया जो है या सरफेस एरिया जो है इतना स्पीड से बढ़ रहा है। अगर मतलब पहले क्या था कि तुमको रेडियस दे देता था, पूछता था कि वॉल्यूम का स्पीड बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताओ। इसमें उल्टा है, इसमें तुमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मेंसुरेशन का दे देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। और तुमसे पूछेगा दूसरा चीज़ मतलब एक चीज़ का रेट ऑफ चेंज दे देगा, पूछेगा दूसरे चीज़ का रेट ऑफ चेंज, मतलब एरिया का रेट ऑफ चेंज दे दिया मान लो dA/dt, और तुमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, dV/dt क्या होगा। या पूछ सकता है तुमको क्वेश्चन में दे देगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, बोलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया बता दो भाई ds/dt। इस तरीके से काम करेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक क्यूब है ना, क्वेश्चन में पूरा लिखा हुआ था, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्वेश्चन में दिया हो कि ये क्यूब है। अब क्यूब, कोई भी क्यूब का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ रहा है। मतलब 1 सेकेंड में 9 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ गया, 2 सेकेंड बाद वो 18 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा, 3 सेकेंड बाद वो 2793 जा, मतलब सर चलो फील करो थोड़ा सा। मान लो कि कोई क्यूब है, ठीक है, और उस क्यूब का एज लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा सर, ए का क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो वो बोल रहा है कि उसका वॉल्यूम जो है हर एक सेकेंड में 9 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जा रहा है। तो पहला 9 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, 64 और 9 73 हो जाएगा। फिर 9 18 सेकेंड के बाद 73 और 9 82 हो जाएगा। फिर 27 सेकेंड के बाद 82 और 9 91 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बढ़ रहा है। तो कितना स्पीड से उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा सॉरी कितना स्पीड से उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा जब एज लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ए इजकल टू एज लेंथ होता है ना। हमेशा याद रखना, हमेशा क्वेश्चन में हमेशा तुमको रेडियस या एज लेंथ या फलना ढेकना हमेशा दिया रहेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, जब भी सर्कल आए तो सर्कल का रेडियस r ही लिखेंगे। जब भी तुमको सर्कल के अलावा कुछ भी चीज़ दे दे, जैसे तुमको दे दे, हाँ जैसे तुमको दे दे क्यूब, तो उसका एज लेंथ को x मान लेना। जैसे मान लो तुमको दे दिया क्यूब के अलावा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का लेंथ को x मान लेना, ब्रेथ को y मान लेना, है ना। इसी तरीके से बस दो ही चीज़ यूज करना, r और x, और कुछ इसके अलावा यूज करने की जरूरत नहीं है। तो लेट द एज लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, x क्यूब होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, dv पर सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम, dv/dt तुमको दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू x क्यूब होता है, मतलब इसी को हमको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ भी d/dt लगा देंगे और यहाँ भी d/dt लगा देंगे, और dv/dt का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से कुछ आएगा, वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। चलो, तो क्या दे रखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू दे रखा है x क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम दे रखा है x क्यूब। चलो मैं ही बता देता हूँ, यहाँ से वॉल्यूम तेरे को दे रखा है x क्यूब। अब dv/dt क्वेश्चन में तुमको पहले ही दे रखा है, वो है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है सर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ द साइड्स, तो इससे क्या होगा, ये बन जाएगा dv/dt, हाँ सर बन जाएगा।
एक्स क्यूब डी बाई डी टी, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन था 3x², 3 आगे आएगा, पावर कट जाएगा, ठीक है सर। लेकिन बाबू यहाँ डी टी है ना, अलग चीज़ है ना, तो डी एक्स बाई डी टी बचेगा कि नहीं बचेगा सर, ये वाला समझ में नहीं आया। अरे जो जो भी चेन रूल पढ़ा है या पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा है, एक्सरसाइज 5 पढ़ा हुआ है, चैप्टर 5 बना रखा है, उसको आसानी से समझ में आएगा। जब भी देखो, अगर यहाँ x है ना, और अगर डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में होता तो हमको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग देखे थे कि जहाँ जहाँ जैसे डिफ्रेंशिएट करते थे, जहाँ जहाँ y आ जाता था तो dy बाई डी एक्स लिखना पड़ता था। वहीं जहाँ जहाँ चेंज हो जाएगा, जैसे ऊपर में x है नीचे t है, तो आपको dx बाई डी टी लिखना पड़ेगा। मान लो ऊपर में x है, यहाँ लास्ट में थीटा है, तो dx बाई डी थीटा लास्ट में आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो dv बाई डी टी का वैल्यू कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, तो 9 इज इक्वल टू 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/3x², 9/3x² इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी एक्स बाई डी टी, ठीक है सर। तो काट दो, तो 3/x² आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ठीक है सर, 3/x² आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, आ गया मेरा 3/x²। हमको निकालने बोल रहा हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, s इज इक्वल टू 6a² होता है, मतलब 6x²। हमको हाउ फास्ट बताए ना, जब भी फास्ट बोल दे या रेट बोल दे तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, 6x² विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x वाला का तो डिफ्रेंसिएशन आसानी है, 6x² का 12x हो जाएगा। इसको इसी तरीके से भी देख सकते हो कि 6 को बाहर कॉमन ले लिया, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x कर दिया ना, 12x हो जाएगा, ठीक है। और x है और t है, तो dx बाई डी टी लगेगा ही लगेगा। dx बाई डी टी का वैल्यू पुट कर दो, dx बाई डी टी का वैल्यू जो लाया था 3/x² वो जा करके यहाँ पुट कर दिया, ठीक है सर, पुट कर दिया, वेरी गुड। तो x एक x कट गया, तो 12 3 जा 36/x आ गया। और क्वेश्चन में दे रखा है कि हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है जब एज लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर पुट कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा, 36/10 3.6। सर ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे, ds/dt, s मतलब सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम मतलब सेकंड, तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये टाइप 2 था, ठीक है आपका। इस टाइप 2 से क्या बन जाएगा, आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा, है ना। जिसमें क्या रहेगा, इसमें तुमको कोई एक क्वांटिटी का चेंज दे देगा, दूसरे क्वांटिटी का चेंज पूछेगा। जैसे एरिया का रेट ऑफ चेंज दे दिया, वॉल्यूम का पूछेगा। सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज दे दिया तो कुछ और का रेट ऑफ चेंज पूछेगा। तो बस कुछ नहीं, फॉर्मूला आना चाहिए, पुट करना चाहिए, काफ़ी है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या है सर, पानी में कंकड़ न मारो सावरे, है ना, ये गाना था, हलचल सी मच जाएगी, तो वही वाला क्वेश्चन है। जाहिर से बात है, पानी में जब अपन स्टोन को ड्रॉप करते हैं, पत्थर को ड्रॉप करते हैं, झरना में, पानी में, नदी में, ठीक है, तालाब में, तो क्या होता है, सर्कल्स बनता है रिप्पल का, है ना, रिप्पल बनता है। पहले ऐसा गोला बनेगा पानी में जैसे ही कंकड़ मारेंगे, फिर इस तरीके से गोला बनेगा, फिर इस तरीके से गोला बनेगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेगा जिसका सेंटर लगभग सेम रहता है। तो इस ये भी एग्जांपल है रेट ऑफ चेंज का। कैसे, देखो पहले रेडियस इतना है, फिर रेडियस इतना है, फिर रेडियस इतना है, फिर रेडियस इतना है, मतलब रेडियस बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उसका एरिया, वॉल्यूम, फलना ढकना सब कुछ बढ़ेगा, है ना। तो बोला गया है कि स्टोन को जब अपन ड्रॉप किए हैं एक झरना में, तो वो मूव कर रहा है एक सर्कल में जिसका स्पीड है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो तुमको झरना से मतलब नहीं है, तुमको वेव से मतलब नहीं है, तुमको मतलब है सर शेप कौन सा है, सर्कल, ठीक है। दूसरा काम है सर स्पीड क्या दे रखा, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर मतलब रेडियस है, सेंटीमीटर मतलब रेडियस है, पर सेकेंड मतलब टाइम है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर स्क्वायर में रहता तो एरिया रहता, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया रहता, ठीक है। हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग एट r इज इक्वल टू 10, हमेशा बताया ना, एक चीज़ दे देगा और क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज पूछेगा और रेडियस का वैल्यू हमेशा दे देगा। तो हम लोग मान लेते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल को, वेव को x बताया था ना। एक चीज़ को अपन क्या मानते हैं, रेडियस ले ले, वॉल्यूम ले ले, कुछ भी मतलब निकालना हो तो x लेकर के निकाल सकते हैं या r भी लेकर के निकाल सकते हैं ना। x वाला इसलिए अपन लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि dx बाई डी टी लिखना हम लोगों को अच्छा लगता है, जो चैप्टर 5 में लिखा। तो लेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ही दे रखा है dx बाई डी टी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये गिवन में है, ठीक है।
तो अपन को क्या निकालना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना। क्या निकालना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, या हाउ फास्ट इज एरिया इंक्रीजिंग, मतलब अपन को dA/dt निकालना। तो पहले एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल पाई एक्स स्क्वायर होता है, तो एरिया इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर, आर तो एक्स मान रखा है हमने, एक्स, ठीक है। हमको dA/dt निकालना, तो दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और dt वाला है तो जाहिर सी बात है x x रहता तो कुछ नहीं लिखते थे, t है तो dx/dt लिखेंगे ही लिखेंगे हमेशा, dx/dt आएगा ही आएगा। dx/dt का क्वेश्चन पहले ही दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्पीड से चेंज हो रहा है, पुट कर दो यहाँ 4, तो पाई इंटू 2x इंटू 4 तो कितना हो गया 8, 2 4 जा 8 पाई x हो गया। और लास्ट में तुमको दे भी रखा है कि कितना r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे देखना है, तो रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे, तो x का वैल्यू 10 हो गया, 8 पाई इंटू 10 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम है तो पर सेकेंड। तो कंकड़ वाला क्वेश्चन 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा एक्सरसाइज 6.5 का। तो ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मारो क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये बोर्ड्स में आया हुआ है दोनों का, CBSE का भी और जैक का भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, इलस्ट्रेशन 4 है, टाइप 4 है एक्सरसाइज 6.1 का। कि इसमें क्या क्वेश्चन दे देगा, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल का लेंथ का रेट ऑफ चेंज दे देगा कि लेंथ इस स्पीड से बढ़ रहा है या घट रहा है, और ब्रेथ का भी बढ़ना और घटना का स्पीड दे रखेगा, ठीक है। और तुमसे पूछेगा कि पेरीमीटर किस स्पीड से बढ़ेगा और एरिया किस स्पीड से बढ़ेगा। तो समझो कि लेंथ में क्या क्या दे सकता है। आपको क्वेश्चन में हमेशा दे देगा कि लेंथ का चेंजिंग रेट इतना है, ब्रेथ का इस स्पीड से चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताओ। तो किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। बैटरी भी कम लग रही है, 18%, काफ़ी हो जाएगा। देखो तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है कि लेंथ जो है वो डिक्रीज कर रहा है एट 3 सेंटीमीटर पर मिनट, और विथ मतलब लेंथ को x दे रखा है, क्वेश्चन में लिख लगा था कि लेंथ x इज इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विथ y इज, ये डिक्रीज कर रहा है लेंथ, और ये अपर एरो का मतलब होता है इंक्रीज कर रहा है। मैंने जानबूझ के शॉर्टकट में लिखा है ताकि ज़्यादा पेन न चलाना पड़े, ज़्यादा लिखने का मन नहीं करता यार, बहुत लिख रखा हम लोगों ने 10th में 12th में ग्रेजुएशन में, अब तो बस मतलब सिर्फ चीस देने का मन करता है, घिस देने का मन करता है। तो लेंथ इज इक्वल, लेंथ डिक्रीज करता है 3 सेंटीमीटर पर मिनट पे, और विथ वाई इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट पे। तो जब x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, मतलब जब लेंथ का वैल्यू 10 है और ब्रेथ का वैल्यू 6 है, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता हुआ है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है, दोनों में आया हुआ है। तो जब भी तुमको लेंथ का दे दे रहे रेट और ब्रेथ का दे दे, उसके बाद पूछे तो चलो कैसे निकालते हैं अपन समझते हैं। थोड़ा इस क्वेश्चन को फील करते हैं। मान लो ना ये रेक्टेंगल है, सपोज दैट दिस इज अ रेक्टेंगल, ये आपका क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है। बोल रहा है कि लेंथ घट रहा है और ब्रेथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो लंबा वाला पार्ट होता है उसको लेंथ बोलते हैं और इसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। तो लेंथ बोल रहा है कि घट रहा है और ब्रेथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लेंथ घट रहा है मतलब इधर से इस चीज़ को मान लो दबाया जा रहा है प्रेशर लगा के, ये मान लो ना रबर का कोई चीज़, और इधर से कुछ चीज़ दबाया जा रहा है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ से कुछ चीज़ प्रेशर लगा के दबाया जा रहा है, ठीक है, तो लेंथ घटेगा। और ब्रेथ बढ़ाने के लिए इधर इसको खींचा जा रहा है, तभी तो ब्रेथ बढ़ेगा ना, चौड़ाई बढ़ेगा। अब जाहिर से बात है इस तरीके से होगा तो लेंथ क्या हो रहा है तुम्हारा, बढ़ रहा है, और ब्रेथ क्या हो रहा है तुम्हारा, सॉरी उल्टा, तो पिक्चर उल्टा बन जाएगा, है ना, ये पिक्चर नहीं बनेगा। लेंथ तुम्हारा घट रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है कि लेंथ इज डिक्रीजिंग एंड ब्रेथ इज इंक्रीजिंग। तो जब लेंथ डिक्रीज करेगा तो ये चीज़ छोटा हो जाएगा लेंथ, और ब्रेथ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ब्रेथ क्या हो जाएगा, बड़ा, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा ये पिक्चर। सर इस चीज़ में लेंथ छोटा है, हाँ सर लेंथ छोटा है, और ब्रेथ बड़ा है, हाँ सर ब्रेथ बड़ा है, ब्रेथ बड़ा है, ब्रेथ बड़ा है। देखो ब्रेथ इतना बड़ा हो गया, पहले ब्रेथ बड़ा था और लेंथ, पहले ब्रेथ छोटा था और लेंथ बड़ा था, अब लेंथ छोटा हो गया, ब्रेथ बड़ा हो गया। तो अगर फील नहीं हुआ तो ज़्यादा फील करने की कोशिश मत करो। यही बोल रखा है कि लेंथ जो है कम हो रहा है, तो किसी भी चीज़ का लेंथ कम हो रहा है तो लेंथ पहले मान लो इतना बड़ा है, फिर इतना छोटा होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, है ना। ब्रेथ बढ़ रहा है तो ब्रेथ मान लो पहले इतना बड़ा है,
ब्रेथ अब इतना बड़ा होगा, फिर इतना बड़ा होगा, है ना। तो यही चीज़ हुआ को यहाँ पर ले आओ और इस चीज़ को यहाँ ले जाओ और यह चीज़ को ब्रेथ को ऐसे डाल दो, तो ये वाला पिक्चर या ये वाला पिक्चर तुम्हारा नहीं बनेगा ना, ये उल्टा ये वाला पिक्चर बनेगा, ठीक है। तो गिवन में क्या हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट द लेंथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू y सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन में गिवन है कि dx बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ डिक्रीज कर रहा है, तो जब भी कोई चीज़ डिक्रीज करेगा बच्चों तो उसका रेट ऑफ चेंज माइनस में लेना है। किस में लेना है, माइनस में। तो -3 सेंटीमीटर पर मिनट, क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है। जब भी कोई चीज़ इंक्रीज कर रहा है तो वो प्लस में लेना, तो रेट ऑफ चेंज अपन क्या ले लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रेथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, इंक्रीज कर रहा है इसलिए हमने प्लस में लिखा है, ठीक है, ब्रैकेट में मैंने लिख लिया। क्वेश्चन पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, एल को एक्स मान रखा और ब्रेथ को वाई मान रखा। अपन को डीपी बटा डी निकालना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई को डी बाई डी टी कर दिया, है ना। जो चीज़ कांस्टेंट है बाहर लगा दिया। अब जाहिर सी बात है दो नंबर है तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस प्लस का साइन, वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और जब भी बाई टी रहता है तो dx बाई डी टी लिखते हैं, तो 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, dx बाई डी टी ही होगा। y का डिफ्रेंशिएशन भी क्या होगा 1 होगा, और y है तो dy बाई डी टी लिखेंगे ही लिखेंगे, पढ़ा है ना तुम लोग चेन रूल में, तो y जहाँ रहता है वहाँ dy बाई डी टी, जहाँ जहाँ चेंज हो गया। x रहता है तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और t है तो dx बाई डी टी। अगर मान लो d बाई डी एक्स अब सिर्फ x दे रखता ना तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता, लेकिन यहाँ t दे रखा है t, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो होगा ही होगा और dx बाई डी टी भी बचेगा, है ना। तो क्या बच गया, 2 बाहर था कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन से dx बाई डी टी बन गया और y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी बन गया। dx बाई डी टी का क्वेश्चन दे रखा है, डिक्रीज हो रहा है -3 लिखेंगे, और y का दे रखा है इंक्रीज हो रहा था तो +2 लिखेंगे, तो -3 और +2 -1 और 2 से गुना कर दिए तो -2। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में रहता है या मीटर में या किलोमीटर में, स्क्वायर में नहीं रहता, और टाइम है तो पर सेकेंड। अब अपन को एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी होता है, तो लेंथ को x मान लिया और ब्रेथ को हमने y मान लिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना तो डी बाई डी टी कर लेना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पर दो चीज़ जब भी मल्टीप्लाई में रहता है तो प्रोडक्ट रूल, जब भी जो भी रूल लगाओगे आपको चाहे सीबीएसई में हो चाहे जैक बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा, अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल या अप्लाइंग चेन रूल या अप्लाइंग फलना रूल, अप्लाइंग ढकना रूल, है ना, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, तो डी ए बाई डी टी कर दिया। तो प्रोडक्ट रूल में क्या किया था, पहला को कांस्टेंट दूसरा को डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी, प्लस दूसरा को कांस्टेंट पहला को डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी। चलो, तो x को कांस्टेंट रखा तो y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी होगा, y को कांस्टेंट रखा x के रिस्पेक्ट पे तो डी एक्स बाई डी टी होगा। हमको x का वैल्यू पता है, क्वेश्चन में दे रखा था, और y का वैल्यू भी पता है, और डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी का भी वैल्यू दे रखा था। डी वाई बाई डी टी कितना दे रखा था, इंक्रीज कर रहा था इसलिए +2 पे लिखा था, और डी एक्स बाई डी टी डिक्रीज कर रहा था -3 पे, और x का वैल्यू 10 दे रखा था, y का वैल्यू 6 दे रखा था, पुट कर दिया। 10 टू ज़ 20 और 6 इंटू -3 -18, तो 20 में 2 गया तो 18 गया तो 2 बच जाएगा आंसर। आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है तो इसलिए स्क्वायर, और टाइम पर मिनट पे दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में तो पर मिनट में लेना, सेकंड पे दिया हुआ तो पर सेकंड में देना, है ना। तो मिनट पे दिया हुआ था इसलिए पर मिनट अपन लिख रहे थे, अपने से नहीं लिख रहे हैं, है ना, ध्यान रखना, अपने से अपन नहीं लिख रहे हैं, दिया हुआ इसलिए अपन लिख रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट, आज के लेक्चर का लास्ट कंसेप्ट, तो इससे ये अगर आपको आता है तो इससे आपको क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा, ठीक है। और ये सीबीएसई 2017 में भी पूछा गया था कि लेंथ अगर ऐसे इंक्रीज कर रहा, ब्रेथ अगर ऐसे इंक्रीज कर रहा तो उसके पेरीमीटर उसके एरिया में चेंज बताइए। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो मैंने शुरू में ही बता दिया था, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का, या टोटल कॉस्ट या टोटल रेवेन्यू का। जब भी तुमको मार्जिनल कॉस्ट दे आपको पूछे जब भी आपको टोटल कॉस्ट दे और आपसे पूछे मार्जिनल कॉस्ट क्या है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। जब भी आपको टोटल रेवेन्यू दे और आपसे पूछे एमआर क्या है तो आप फिर से डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो कुछ नहीं है, इलस्ट्रेशन 5 में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, टोटल कॉस्ट सी एक्स, मतलब सी फॉर कॉस्ट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 0.05 एक्स का स्क्वायर माइनस 0.02 एक्स का स्क्वायर प्लस 30x प्लस 500। सर एग्जाम्पल में क्यूब दिया हुआ है, मैं अपने से ले रहा हूँ डाटा, ठीक है, तुम लोग डाटा चोरी मत करो, जो डाटा दिया हो चुपचाप उसको डिफ्रेंशिएट करो, बाकी तो एनसीईआरटी बनाना ही बनाना। अब मिलाने मत लगना कि एनसीईआरटी में तो सर यहाँ 0.005 एक्स क्यूब दिया हुआ है यार, अगर मिलाने लगे तो तुम लोग बहुत विशुद्ध व्यक्ति हो, है ना। तो टोटल कॉस्ट सी एक्स इज इक्वल टू 0.05 एक्स स्क्वायर माइनस 0.0, तो ये है, हमको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है एट 3 यूनिट्स प्रोड्यूस। हमेशा कुछ भी चीज़ का रेट निकालना तुमको, अगर तो रेडियस दे देगा, अगर सर्कल है तो एज लेंथ दे देगा, अगर क्यूब है तो लेंथ और ब्रेथ दे देगा। देखा था एक्स और वाई दे रखा था वैल्यू, रेट ऑफ चेंज भी देगा और लेंथ और ब्रेथ भी देगा। वैसे ही कॉस्ट का भी अगर मार्जिनल कॉस्ट निकालना तो एट कितना यूनिट प्रोड्यूस, मतलब कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है वो भी बता देगा, कि कितना पाँच उत्पादन हुआ है या 10 का उत्पादन हुआ है या 20 का हुआ है। तो आप डिफ्रेंशिएट करना और लास्ट में 3 पुट कर देना। तो इसको अपन क्या करेंगे, सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिया तो डी सी बटा डी एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एम एक्स इज इक्वल टू डी सी बटा डी एक्स होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना कोई बड़ा बात है नहीं, सब चीज़ अलग अलग है तो सबको अलग अलग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिया, बाई एक्स बाई एक्स बाई एक्स बाई एक्स डी बाई डी एक्स। तो 0.5 एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो 2 ये हो गया, 0.02 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो 2 इंटू एक्स गुना कर दिया, 30x का 30 हो जाएगा और कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन लड्डू हो जाता है, ठीक है। तो 0.5 इंटू 2 1x हो जाएगा, 0.02 इंटू 4 0.04x हो जाएगा, 30 का 30 हो जाएगा, ठीक है। और एट एक्स इज इक्वल टू 3 दिया हुआ था क्योंकि 3 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, वाई एनसीईआरटी की तरह मैंने भी लिख रखा, क्यों एक्स का वैल्यू 3 पुट किया क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा एट 3 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वैल्यू 3 पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 29.88 ऐसा यूनिट आर होगा। अरे कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब लागत, रुपया में लगता है ना, रेवेन्यू मतलब पैसा कमाया वो भी रुपया में होता है। तो ये आ गया, तो आपको क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 18 तीनों बन जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू भी अगर टोटल रेवेन्यू भी दे दिया कुछ भी तो कुछ नहीं, चुपचाप जा करके उसको डिफ्रेंशिएट कर दो और बोल देगा कि कितने यूनिट प्रोड्यूस पे, तो उस एक्स की जगह उसका वैल्यू पुट कर दो। कॉस्ट और रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में एक चीज़ ये आसानी रहती है कि इसमें टी के रिस्पेक्ट में नहीं करना रहता, इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना रहता है, कि बस डिफ्रेंशिएट करना रहता है, ठीक है। तो ये थ्योरी पार्ट हो गया आपका। फिर है डीपीपी। डीपीपी में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है जो सीबीएसई 2014 में आया हुआ, द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसका तुम्हारा एरिया किस स्पीड से इंक्रीज करेगा अगर साइड 10 है। तो कुछ नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल को साइड को एक्स मान लो, हाँ साइड को x मान लिया, और द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इंक्रीजेज एट, तो dx बाई डी टी दे रखा है कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है, हमको उसका एरिया निकालना। एरिया अपन जानते हैं क्या होता है, √3/4 एक्स स्क्वायर होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, अपन को डी ए बटा डी टी निकालना। तो कुछ नहीं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, √3/4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा और लास्ट में dx बाई डी टी लग जाएगा। dx बाई डी टी का वैल्यू तुमको पता है, √3/4 पता है, 2 है, x का वैल्यू हमेशा 8 कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, x का वैल्यू 10 पुट कर देना आंसर आ जाएगा, है ना। हिंट मैंने दे रखा एरिया √3/4 एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में आपका नहीं दिया होता, एरिया वेरिया याद रखना पड़ता है आप लोगों को। वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज अपर एरो का मतलब इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर वॉल्यूम इस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है तो सरफेस एरिया किस स्पीड से इंक्रीज करेगा जब रेडियस 2 है, जैक 2017 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टोटल रेवेन्यू का ये है तो मार्जिनल रेवेन्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करो और एक्स का वैल्यू 5 पुट कर दो, सीबीएसई 2018 1 मार्क्स का आया हुआ था। नेक्स्ट है डी आर बटा डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है सर्कल के लिए जब आर 10 सेंटीमीटर है, जैक 2019 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बैलून स्फेरिकल है, ठीक है सर, स्फेयर है, पंप कर रहे हैं 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकेंड, एक सेकेंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब है मतलब वॉल्यूम, और पर सेकेंड मतलब टाइम, मतलब dv बटा dt दे रखा है, ठीक है सर। किसके लिए, स्फेयर के लिए, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr3। तो लेट द रेडियस ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू x, और तुमको dv बाई dt दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हमको निकालना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मतलब dx बाई dt निकालना है। तो कुछ नहीं करना है तुमको देखो dv बाई dt कितना दे रखा है, dv बाई dt दे रखा है 900 सेंटीमीटर, ये उल्टा वाला क्वेश्चन है ना, वॉल्यूम का रेट दे रखा है तुमको, दूसरा का रेट पूछ रहा है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पूछ रहा है।
तो तुम वॉल्यूम की जगह क्या लिखोगे, 4/3 πr³ लिखोगे। हाँ, इसको तुम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, आर की जगह एक्स लिख देना, क्योंकि लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू एक्स मान लेना ना। तो dv/dt करोगे, क्योंकि dv/dt दे रखा है। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4/3 कांस्टेंट रहेगा, x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² हो जाएगा, और हमेशा लास्ट में dx/dt लगाते ही हैं। तो तुमको यहाँ dv/dt है ना, तो कुछ नहीं करना, dv/dt का वैल्यू दिया हुआ है, 4/3 पता है, 3 पता है, एट एक्स इज इक्वल टू r 15 दे रखा, बस dx/dt नहीं पता है, यही निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ आपको रेडियस ऑफ किस रेट से रेडियस इंक्रीज कर रहा है, यही निकालना है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। और कल हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के ही इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7, 8 एनसीईआरटी में नहीं दिया हो यार, मैं अपने से बता रहा हूँ, जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं वो उसको मैं ग्रुप कर दे रहा हूँ पहले, उससे आपको एनसीईआरटी का जो जो क्वेश्चंस बनना मैं बगल में ही लिख देता हूँ वो बन जाएगा। और प्लस हर एक लेक्चर में डीपीपी दूंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो बनाना बस, और कुछ नहीं बनाना, ठीक है। बोर्ड्स आपका निकल जाएगा बढ़िया नंबर से। तो आज हमने क्या क्या सीखा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर 1 था, जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी था, जिसमें पहला टाइप क्या था कि किसी भी चीज़ का तुमको रेट ऑफ चेंज ऑफ पूछ सकता है, वॉल्यूम या सरफेस एरिया या फलना ढकना, जब रेडियस दे देगा, है ना। दूसरा चीज़ क्या देखा, जब एक चीज़ का रेट ऑफ चेंज ऑफ दे देगा तो दूसरा चीज़ का बोलेगा, मतलब वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे दिया तुमसे सरफेस एरिया का पूछेगा। तीसरा चीज़ क्या पढ़ा, टोटल कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है, डिफ्रेंशिएट कर दो। टोटल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रहा है, डिफ्रेंशिएट कर दो। चौथा टाइप देखा था, लेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है और ब्रेथ इंक्रीज कर रहा है, या लेंथ डिक्रीज कर रहा है ब्रेथ इंक्रीज कर रहा है, तो उससे पेरीमीटर में कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ आएगा, एरिया का कितना आएगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, और कुछ ना अच्छा लगा हो तो ये बताइए कि क्या समझ में ना आया। धन्यवाद।